हाउ टू अवॉइड लॉसेस एंड अर्न कंसिस्टेंटली, इस बुक की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस बुक में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दिए हैं। इस वीडियो को मैं 6 भाग में डिवाइड करूँगा। सबसे पहला रहेगा व्हाट टू डू इन स्टॉक मार्केट क्रैश। ही हाँ, जो अभी स्टॉक मार्केट क्रैश चल रही है उसमें क्या करना चाहिए आपको। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मैनेजमेंट को इवेल्युएट करने के लिए आपको आना चाहिए। तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि डू यू नीड इक्विटी एडवाइज़र, आपको कोई चाहिए गाइड करने के लिए जो इक्विटी एडवाइज़र हो सकता है, आपके ब्रोकर हो सकता है, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इसका आंसर मैं देने वाला हूँ। चौथे पार्ट में हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स को हमें अवॉइड ही कर देना चाहिए, कौन कौन से कंपनीज को हमें चूज ही करना नहीं चाहिए। पांचवें पॉइंट में हम देखेंगे कि ऑथर ने कौन कौन से ऐसे क्विक फार्मूलाज दिए हैं जो कि अगर आपके पास टाइम नहीं है एनालाइज करने को तो इन फार्मूलेज को लगा लीजिए। 40-50 कंपनीज आएगी, उसमें से भी आपको सॉर्ट आउट करना है और फिर जो स्टॉक्स बचेंगे उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आखिर में हम जानने वाले हैं मिसकंसेप्शंस अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर के दिमाग में कौन कौन से भ्रम है जो कि हमें निकालने हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो को, और प्लीज़ इंप्लीमेंट करिएगा इस वीडियो की नॉलेज को। ऑथर ने क्लियरली इस बुक में लिखा था, 2015 में इस बुक को प्रिंट की थी, और ये देखिए ये स्टेटमेंट लिखा था आपके सामने है। ऑथर ने क्लियरली एडवाइस किया था जब भी कोई मार्केट में माइनर क्रैश होती है तो आपको डरना नहीं है, लेकिन कोई मेजर क्रैश हो जाती है या फिर होने का संकेत देती है, यानी कि कोरोना वायरस, इसको माइनर क्रैश नहीं बोलेंगे, इसको मेजर ही बोलेंगे। इसमें क्लियरली लिखा है of your entire equity valuation. You may need to maintain cash in hand for prolonged period. Apart from cash, can utilize for investing in gold. अगर सेंसेक्स 50% या से आसपास करेक्शन होता है तो स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, और हो सकता है ऐसी सिचुएशन आने वाली है। आगे पता नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है स्टॉक मार्केट में, तो हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते हुए मैं इसे मेजर क्रैश का नाम लूँगा, क्योंकि अभी तक तो कोई क्रैश नहीं हुई है, लेकिन रिसेशन, डिप्रेशन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेसेस के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो आना बाकी है। जिस टाइम बिजनेस बंद था, शटडाउन था, मार्च अप्रैल में, क्वार्टरली रिजल्ट तो अभी आएगा, तब पता चलेगा मार्केट कहाँ पे है। अगस्त में पता चलने वाली है कि पोजीशन क्या है मार्केट की। तो मैं मानता हूँ ये बड़ा क्रैश हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। अभी ऑथर ने क्या स्टेटमेंट दिया है सुनिए। ऑथर ने बोला है गोल्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी द हेज, यानी कि अभी जो इन्वेस्टमेंट हमें करनी है वो गोल्ड में करनी है, लेकिन अभी ये भी बहुत ही ज़्यादा उसकी वैल्यू हो गई। आपको लग रहा होगा गोल्ड बढ़ रहा है, एक्चुअली डिमांड सप्लाई का खेल है। एक्चुअली 5 से 6 पॉइंट आ जाते हैं, इन्फ्लेशन, डिमांड सप्लाई, इसी वजह से गोल्ड बढ़ जाता है। देखिए स्टॉक मार्केट में जब लॉस होता है तो इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा निकाल देते हैं। अभी उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ एसेट क्लास चाहिए। रियल इस्टेट ये टाइम पे डरे हुए है पब्लिक। 2008 की क्रैश में भी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, वो अभी भी नीचे झुका हुआ है रियल इस्टेट का मार्केट। बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और इस टाइम इतने पैसे है नहीं लोगों के पास, तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। हाँ, इन्फ्लेशन के वजह से जो इंपोर्ट होता है गोल्ड का वो भी प्राइस बढ़ा हुआ है। ये 2-4 फैक्टर है, मैं ये सब 2 फैक्टर इतने डिमांड सप्लाई नहीं बोलूँगा, इस वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ा हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि इस बुक को अगर मैंने 4-5 महीने पहले पढ़ लिया होता तो यकीन नहीं करोगे मैं गोल्ड में रियल में इन्वेस्ट करता हूँ, और देखिए आज रिटर्न ज़्यादा हो जाता मेरा। देखिए आज मुझे कितने कम टाइम में कितना अच्छा रिटर्न मिलता है यार, तो मैं भी सोचता हूँ आपको भी करना चाहिए था। ठीक है चलो आगे बढ़। इसको मैं आपको डेटा के साथ समझाता हूँ। 1988 से 1992 इसमें स्टॉक मार्केट यानी कि सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिए थे वो दिए थे 43 या 45%, लेकिन उसी तरफ गोल्ड ने 7% नेगेटिव रिटर्न दिया था। मार्केट जब ऊपर जाता है गोल्ड पता नहीं नीचे क्यों आता है, डिमांड सप्लाई खेल है, 3-4 फैक्टर और आ जाते हैं। उसके बाद जब 2008 से 12 में मार्केट ने दिए थे -1% रिटर्न, तब जानते हो गोल्ड ने क्या दिया था? अरे गोल्ड ने दिया था 15% पॉजिटिव रिटर्न। उसके बाद 2008 से 2012 तक सेंसेक्स ने दिए थे -1% रिटर्न। उसी दौरान गोल्ड ने दिए थे 15% पॉजिटिव रिटर्न। यानी कि आप देख रहे हो 1992 और 2008 और उसके पहले भी कोई क्राइसिस हुई थी, वो मुझे डेटा पता नहीं, इस बुक में सिर्फ इतना डेटा लिखा है। इस दोनों डेटास को एनालाइज करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी मेजर क्रैश आने वाला होता है तो इसमें गोल्ड का भाव बढ़ जाता है। तो ये ऑथर ने लिखा हुआ था 2015 में, और गोल्ड का भाव देख रहे हो आसमान छू रहा है। हो सकता है
सिल्वर का भी भाव छूने लग जाए आसमान। अभी हम जानने वाले हैं मैनेजमेंट का आप एनालिसिस कैसे करोगे। अभी हम देखिए बहुत ही गहराई से जानने वाले हैं, ये चीज़ आप प्लीज़ नोट डाउन करना। अगर आप कहीं भी एनालिसिस करते हो तो ये चीज़ मत भूलना। मैनेजमेंट का एनालिसिस करने से पहले आप देखना कि उसके जो प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग क्या है। देखिए अगर आप कोई फाउंडर हो, किसी कंपनी के आप मालिक हो, तो आपकी होल्डिंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको कंपनी के इनसाइट्स पता है, आपको माइन्यूट से चीज़ें पता है, अकाउंटिंग पता है, तो आपको भरोसा है कंपनी पे, तो आपकी होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और आपको पता चलता है कि मैनेजमेंट की उसमें होल्डिंग ही नहीं है, तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे उसमें। उसके बाद आपको और एनालिसिस करना चाहिए आगे कुछ हुआ तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट, वॉरेन बफेट की कंपनी जो बर्कशायर हैथवे है, उसमें भी कभी कभार जब स्टॉक प्राइस लो हो जाता है तो खुद वॉरेन बफेट बायबैक ऑफ शेयर्स करते हैं, खुद वो भी परचेज करते हैं। तो उनको पता है उनकी कंपनी की रियल वर्थ क्या है। जब प्रमोटर को पता होती है रियल वर्थ क्या है तो वो खरीदने को जाएगा। मुकेश अंबानी की बात बोलता हूँ, 2011 की बात है। मुकेश अंबानी, रिलायंस का स्टॉक 5 साल के सबसे नीचे ऑल टाइम लो था, तो मुकेश अंबानी ने बायबैक निकाला। उस बायबैक का अमाउंट था कुछ 39,000 करोड़। तो मुकेश अंबानी जी को पता था कि रिलायंस की स्टॉक की वैल्यू इतनी नहीं है, ये बहुत अंडर वैल्यूड है, तो मुकेश अंबानी जी ने बायबैक निकाला। उसके बाद 2 साल में स्टॉक 70% ऊपर चला गया। तो देखिए मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा पता होता है। अभी आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी एप्रोप्रिएट है। देखिए एक रूल ऑफ थंब ले लीजिए, जब स्मॉल कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि शेयर प्राइस जो चल रही है और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में है, उसकी वैल्यू अगर 300 करोड़ के नीचे है तो आप इसे 20% मिनिमम शेयर होल्डिंग तो होनी चाहिए प्रमोटर्स की। उसके नीचे है तो मान लीजिए कुछ तो घपला है। उसके बाद जब आप बड़ी कंपनी का एनालाइज करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें 20% तक प्रमोटर की होल्डिंग होगी। उसमें आप मान के चलिएगा, उसमें आप ये देखना कि जब प्रमोटर के साथ और किस किस की होल्डिंग है। देखिए FII और DII ये दोनों क्या होता है। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। ये दोनों इन्वेस्टमेंट ये क्या है, देखिए बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फिर PF होते हैं। ये सब में जो बैठे हुए मैनेजर्स होते हैं वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं। तो ये जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसमें मान लीजिए कि रिस्क बहुत ही कम है। ये बहुत ही एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए इस स्टॉक में रिस्क बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि इसमें FII की होल्डिंग है, बहुत ही इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है, तो आपको डरने की बात नहीं। लेकिन अगर पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है उसमें, तो आपको एक बार सोचना चाहिए। सत्यम का एग्जांपल लेता हूँ मैं। 2008 में प्रमोटर की होल्डिंग थी 10%, 10.7%, बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास थी। उसके बाद 4 साल में उनकी होल्डिंग हो गई 2% के आसपास और बाकी पूरी पब्लिक की होल्डिंग थी। ध्यान रखिएगा इसमें कोई इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग थी ही नहीं, लेकिन तभी पब्लिक ने इन्वेस्ट किया। कंपनी तो डूबी, पब्लिक के पैसे भी लेके डूबी। इसीलिए कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पब्लिक की होल्डिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग होनी चाहिए। उससे आपको बहुत ही श्योरिटी हो जाएगी कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। उसके बाद मैनेजमेंट एनालिसिस करते टाइम डिविडेंड का आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। देखिए डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड ये चीज़ होती है जो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन होता है जो कि इन्वेस्टर, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कंपनी दे देती है, बांट देती है। अभी ध्यान रखिएगा डिविडेंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रियल कैश है। कंपनी कितना भी मैनिपुलेट करे उसके अकाउंट्स को, ये रियल कैश है, ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता। ये इन्वेस्टर के अकाउंट में आता है कैश। तो देखिए अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है यानी कि वो इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है, तो इसमें अच्छी बात है, ये अच्छा साइन होता है। लेकिन अगर डिविडेंड नहीं दे रही है तो आपको देखना चाहिए ये पैसा लगा कहाँ रही है कंपनी। कंपनी खुद में इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी को दूसरी चीज़ें बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट क्या है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो अच्छी कंपनी होती है, वो क्योंकि कैश दे रही है पब्लिक को, तो उनके पास रियल कैश है, कोई फ्रॉड होने के चांसेस कम ही होते। लेकिन दूसरे और पे प्रॉफिट को नहीं दे रही है इन्वेस्टर्स को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी ख़राब है। अब देखिए बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट की कंपनी है वो डिविडेंड नहीं देती, लेकिन उसमें जो कैपिटल गेन होता है वो बहुत बड़ा होता है। अभी आप बर्कशायर हैथवे का जो शेयर है उसकी वैल्यू देखिएगा, नेट पे जाके डॉलर में हो गई इंटू 70 कर दीजिएगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है शेयर की। तो कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए कम से कम। कैश
बढ़ता रहेगा, कंपनी के पास प्रॉफिट रहेगा, कैश बढ़ता रहेगा, एसेट्स बढ़ते रहेंगे, तो स्टॉक प्राइस बढ़ना चाहिए। अगर स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़ रहा है, डिविडेंड भी नहीं दे रही है, तो कुछ तो कपड़ा है। आपको या तो अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए कंपनी में। देखिएगा कुछ ऐसी कंपनी जिसकी प्राइस परफॉर्मेंस क्या है, जिनकी प्रमोटर के शेयर होल्डिंग बहुत ही कम थी। उसके बाद हम देखने वाले हैं टैक्स रेट्स। देखिए, मैनेजमेंट का जब एनालिसिस करते हो तो सबसे बड़ी बात होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मैनेजमेंट में होनी चाहिए। अब टैक्स रेट से इंटीग्रिटी कैसे पता चलेगी? देखिए, अगर कंपनी मैनिपुलेट कर रही है टैक्सेस में, यानी कि उसकी इंटीग्रिटी में कोई ना कोई गड़बड़ है। नहीं तो टैक्सेस में कोई अच्छी मैनेजमेंट ऐसे नहीं करेगी। रतन टाटा, नारायण मूर्ति, ये सब बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट है, ये सब ऐसे घपले नहीं करेंगे। ज़्यादातर देखा गया है जो टैक्सेस में चोरी करते हैं तो वो बरोबर मैनेजमेंट का साइन नहीं है। एक स्टूडेंट ने वॉरेन बफेट से पूछा था कि वो हेज फंड मैनेजर है, उसे क्या करना चाहिए। वॉरेन बफेट ने उसे एक ही सलाह दी, देखिए उसने क्या कहा। The one thing I'd recommend is you take all the accounting courses that you can find. Accounting is the language of business, and there's nothing like getting it early and sort of getting it into your system. So whenever you get a chance to take an accounting course, jump on it, and it'll make it so much easier, for years and years to come in reading financial statements, to get comfortable with it, because it is a language all of its own, and getting comfortable in a foreign language in effect takes a little experience, a little study early on, but it pays off big later on. Yes, sir. जी हाँ, वॉरेन बफेट ने कहा कि उन्हें अकाउंटिंग सीखनी चाहिए। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आपको अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी अगर आपको बिजनेस को एनालाइज करना है। अगर आपने अकाउंटिंग नहीं सीखी तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये टैक्सेशन वाला पार्ट तो थोड़ा मुश्किल है, मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग होती कैसी है, कोई बात नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए हर एक बिजनेस में एक मोट होता है। जैसे मैं कोको कोला का एग्जांपल लूँ तो कोको कोला ने इतनी एडवर्टाइजमेंट कर दी है कि आज हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक को भी लोग कोको कोला के नाम से बोलने लगे हैं। तो ये सब बिजनेस का मोट हो जाता है। एप्पल का मोट ले लीजिए, एप्पल के जो फ़ोन होते हैं वो स्टेटस सिंबल बन चुका है। तो इतने बड़े मोट, इतने बड़े मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहे हैं उन्हें, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़ जाता है। दूसरी और अगर मैं एग्जांपल लूँ एयरलाइंस कंपनी का, तो उसमें कोई मोट नहीं है। आपको 20% ऑफ कोई टिकट मिल रहा है एयरलाइंस पे, तो आप जाके कॉस्ट देखने वाले हो, ना कि कौन सी एयरलाइंस पे जाने वाले हो। तो एयरलाइंस कंपनी में कोई मोट नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि वॉरेन बफेट ने सब स्टॉक्स बेच दिए हैं अभी हाल ही में। देखने वाले हैं आपको इन्वेस्टर एडवाइज़र की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। आप 3 जनों से एडवाइस ले सकते हो मेनली स्टॉक मार्केट में। टिप्स तो मत दे लीजिएगा, लेकिन मेनली आपको ब्रोकर एडवाइस कर सकता है। आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, और आप चाहे तो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सर्विस ले सकते हो। एक एक करके एनालाइज करेंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि पैसे कैसे बनते हैं। पैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बनते हैं, क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करके। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो क्वालिटी स्टॉक में, तो आप तो अमीर बन जाओगे, लेकिन आपका ब्रोकर अमीर नहीं बनेगा, क्योंकि उसको पैसे के आपके ट्रांजैक्शन के मिलते हैं। आप सेल करोगे, परचेस करोगे, उसमें जो आपके जो एक्सपेंसेस आएंगे वो उसकी कमाई रहती है। तो ब्रोकर अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वो जब एक हद से निकल जाता है, वो ज़्यादा खुद के प्रॉफिट के लिए सोच के आपका नुकसान करने जब जाता है, वो गलत हो जाता है। तो ब्रोकर की एडवाइस मत लीजिएगा। दूसरी ओर चलते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ है, बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड बस एक ऐसा पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। हमारे जैसे बहुत से लोगों ने पैसे एक प्रोफेशनली मैनेज पर्सन को दे दिए हैं, वो हमारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगाएगा, उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। उसमें से जो पैसे रिटर्न आएंगे, वो कुछ पैसे अपना रिटर्न का 1% 2% उसकी फीस रहेगी, और बाकी का रिटर्न हमारे पास आ जाता है। ये होता है म्यूचुअल फंड। अभी इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडिया के निफ्टी और सेंसेक्स 2 इंडेक्स है। टॉप 50 कंपनियाँ इंडिया की, इसको बोलते हैं निफ्टी। टॉप 30 कंपनियाँ, इसे बोलते हैं सेंसेक्स। इनमें इन्वेस्ट करना, यानी कि ETF में, उसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक्टिवली मैनेज होता है। उसे प्रोफेशनल बार बार देखता है किस में इन्वेस्ट करूँ, क्या चल रहा है मार्केट में। इंडेक्स फंड में टॉप 50 और टॉप 30 कंपनियाज में इन्वेस्ट होता है आपका पैसा, तो इसमें फ़ीस बहुत कम लगती है। वॉरेन बफेट ने एक बार ऐसा कहा था कि हेज फंड मैनेजर्स को USA में बेट लगाई थी, लगभग $3 मिलियन की बेट थी।
वॉरेन बफेट ने कहा था कि 10 साल में इंडेक्स फंड को बीट करके दिखाओ। यहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स जैसे वहाँ पे S&P 500 है। तो एक म्यूचुअल फंड, एक हेज फंड मैनेजर आगे आए, एक कंपनी आगे आई, उन्होंने बेट लगाई, 10 साल में हार गए, यानी कि आउट परफॉर्म करने वाला है इंडेक्स फंड। तो मैं आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के सोच रहे हो तो इंडेक्स फंड में प्लीज़ प्रेफर करिएगा म्यूचुअल फंड से ज़्यादा। तीसरी बात आती है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लो, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के पास भी 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है फीस, एक होता है कमीशन बेस। कमीशन बेस भी ब्रोकर टाइप होता है, आपके सेल और परचेस पे कमीशन, ये आपको उसे दूर से बाय बाय कर देना है। उसके बाद होता है फीस बेस। फीस बेस यानी कि आप जो कमाओगे उसका कुछ परसेंट उस एडवाइज़र को जाएगा, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, उसको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि 10 साल में मुझे इतना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो आपका कस्टमाइज प्लान बनाएगा और उसमें से आपके प्रॉफिट में से अगर कोई परसेंटेज लेता है तो ही आप एग्रीमेंट करिएगा, क्योंकि कमीशन बेस पे मत करिएगा। अगर आप खुद एनालाइज करते हो, स्टॉक मार्केट के बुक्स पढ़ते हो, अकाउंटिंग सीखते हो, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। मैं आपको ऐसी बातें बोलने वाला हूँ जो चीज़ आपको हमेशा इस स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कोई आपके पास कंपनीज आते हैं तो उसको पहले ही बोल दीजिए बाय बाय। सबसे पहले जिसके ऊपर कर्जा ज़्यादा है, आपको पता है सुज़लॉन 2006 की बात है, एक ऐसी कंपनी माना जाती थी कि विंड एनर्जी में काम करती थी, तो ऐसा कहा जाता कि इट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। सुज़लॉन जो जिस चीज़ पे काम कर रही है, उस टाइम उन्होंने 5,000 करोड़ का लोन लिया था, उसके बाद भी ठीक था, लेकिन कुछ सालों में कंपनी का लोन बढ़ गया 15,000 करोड़। उनका इंटरेस्ट ही इतना था कि क्या कमाएगी और क्या तो इंटरेस्ट दे। आप सबसे पहले देखिएगा कि उसकी जो उधारी है उसकी कितनी है। अच्छा, एक रेशियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। जो भी हमारे जो उधारी है, आप बैलेंस शीट में जाइएगा, बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म जो भी उधारी का एक अलग ही लाइबिलिटी साइड में रहेगा, उस सबको ऐड करिएगा, कितना होता है, कंपनी ने इतनी उधारी ली है, डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी मतलब जो ओनर्स का पैसा है, आप जो इन्वेस्ट करते हो, आप इक्विटी इन्वेस्टर हो, तो वो सब पैसा भी आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो रेशियोज भी मिल जाएगी स्क्रीनर से या फिर मनी कंट्रोल से। तो उसके बाद आप देखिएगा कि उस रेशियो का 1 से नीचे होनी चाहिए, 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 1 से ऊपर हो गई तो यानी कि उसके पास कर्जा ज़्यादा है, खुद के पैसे से ज़्यादा कर्जा ही है, तो वो एक गलत सिग्नल होगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने बहुत सारे रेशियो डिस्कस किए हैं इस बुक में, लेकिन सब रेशियो बताने जाऊँगा तो ये वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, और पहले से इतने सारे कंसेप्ट बोल रहा हूँ तो आप पता नहीं कोई पूरी वीडियो देखेगा भी नहीं। ये कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था और देखिए अभी इनकी क्या हालत है। दूसरी चीज़, आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है। आपको बड़ी कंपनी में, आपको मैंने छोटी कंपनी का बता दिया जिसका 300 करोड़ के नीचे जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम 20% तो होना ही चाहिए। लेकिन बड़ी कंपनी में भी आपको प्रमोटर का प्लस जो इंस्टीट्यूशन है, FII और DII और म्यूचुअल, इनको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, जो बड़े बड़े ये इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनकी और प्रमोटर की जो मिला के होल्डिंग है वो 20% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इतना पैसा तो खुद का होना ही चाहिए, तब जाके इस कंपनी में अच्छी प्रमोटर होल्डिंग कही जाएगी। तो ये देखिए, अगर 20% से नीचे है तो अवॉइड कर दीजिए कंपनी। हाई प्लेज शेयर्स, आपको पता है जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तब 2 सोर्स तो आपको पता है कि कर्जा ले सकती है या हमारे से पैसा ले सकती है इक्विटी के थ्रू। लेकिन आपको पता है कंपनी खुद प्रमोटर के जो शेयर्स है, प्रमोटर अपने जो शेयर्स है वो गिरवी लग के बैंक से पैसा ले सकता है। अभी बैंक से उसने पैसे लिए हैं तो ठीक है, लेकिन तकलीफ कब हो जाती है, जब बुल मार्केट हो रहा है, जब मार्केट जब ऊपर जा रहे हैं सब शेयर्स जो अभी तक चला आ रहा था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये टाइम चलेगा, अभी बेयर मार्केट होगा, जब शेयर्स नीचे जाएंगे, तो अभी बैंक के नज़रिए से देखिएगा, बैंक के पास उसकी जो वैल्यू कम हो रही है, तो बैंक तो सोचेगा कि भाई मैं बेच देता हूँ और मेरा पैसा तो निकालता हूँ। अभी उधर एक बार वो बेचने लग जाएगा तो शेयर और नीचे जाएगा, तो ये बहुत गलत साइन हो जाएगा। तो प्लेज शेयर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, प्लेज के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 10% तो मैक्सिमम हो गए, होने नहीं चाहिए, लेकिन 10% अगर कंपनी को बहुत इमरजेंसी है तो आप देखिएगा, ये सब सब्जेक्टिव है। और ये 4th पॉइंट, इससे भी आप दूर ही रहिएगा, इसको बोलते हैं हाई टिकट एक्विजिशन।
कभी कभी कंपनी खुद के हैसियत से बड़ी एक्विजिशन कर लेती है। सुज़लोन ने पीई पावर को एक्वायर किया था, बहुत बड़ी कंपनी है, हालत ख़राब है। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर किया था। कोरस ग्रुप मैं बोलता हूँ टाटा स्टील से बड़ी कंपनी थी, यूरोप की थी। ठीक है, इतनी भी कोई हालत ख़राब ही चल रही है, कुछ इतनी कोई ठीक नहीं। तो खुद के बिजनेस को छोड़ के वर्टिकली चेंज करना, तो उस टाइम अगर कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा ले लेती है तो फिर से वो कर्जा वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, तो उधर तकलीफ हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसा लगता है, और वो ज़्यादा पैसा लेंगे कहाँ से? उधारी। बाहर से उधारी ला के कंपनी जब दूसरे कंपनी को ख़रीदती है तो वो उधारी का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। और सामने वाले कंपनी ने बेचा क्यों है? पता चला लॉस मेकिंग है इसलिए बेचा है, अब उसको टर्न अराउंड करेगी, तब तक पता नहीं ऐसी कोई रिसेशन आ गई तो कंपनी डूब जाएगी। अच्छा, ऑथर ने यहाँ पे एक मैजिक फार्मूला दिया है, इस फार्मूले का अप्लाई करिएगा और जो कंपनीज बचती है उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा। सिंपल फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कि कंपनी के पास कर्जा कितना है। मैंने आपको एक बताया था डेट टू इक्विटी रेशियो, वो 1 से कम होनी चाहिए। कंपनी के पास कर्जा कम होना चाहिए, खुद का पैसा ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए 1 से नीचे होगा। 1 के ऊपर आया मतलब कर्जा बहुत ही ज़्यादा है। प्रमोटर प्लेज, ये भी मैंने आपको बताया था। कंपनी के पास प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज कर लेते हैं बैंक के साथ, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है। जब बैंक शेयर बेचने लग जाएगी तब मार्केट शेयर नीचे हो जाएगी। तो कंपनी के पास प्लेज मैक्सिमम 10% होना चाहिए। हो सकता है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हो तो 10%, उससे ज़्यादा नहीं। पिछले 3 साल से कंपनी की जो सेल्स है वो 10% ग्रो होनी चाहिए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। उसके बाद उसके जो प्रॉफिट है वो 12% ग्रो होने चाहिए पिछले 3 साल से। Screener.in पे जाइए, ये सब फार्मूले डालिए। ये सब फार्मूले डालने के बाद आपको 40 से 50 स्टॉक्स मिलेंगे। उसके बाद उन स्टॉक्स को फर्दर एनालाइज करिए, और फर्दर एनालाइज कैसे करना है स्टेप 2 में देखेंगे। स्टेप 2, ये वाली रेशियो ध्यान से देखो। आपको पता है EPS क्या होता है? EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। EPS अर्निंग पर शेयर। कंपनी पैसा कमाती है, कंपनी के पास शेयर्स होते हैं, उसको डिवाइड कर लो, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना पैसा कमाया। अभी मैं आपको P रेशियो का मतलब बताता हूँ। P मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, आज समझो रिलायंस का प्राइस चल रहा है, डीमार्ट का प्राइस चल रहा है 2500 रुपया, 2000 रुपये डीमार्ट का प्राइस है फॉर एग्जांपल। प्राइस टू अर्निंग, कंपनी ने पर शेयर अर्निंग कितनी की है। अभी अगर ये 20 है तो यानी कि कंपनी की प्राइस 20 टाइम्स ज़्यादा है, जितना पैसा कमाई है 20 टाइम्स ज़्यादा है। इसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आप एक काम करिएगा, पिछले 3 साल का एवरेज EPS ग्रोथ लीजिएगा। EPS निकालना मैंने सिखाया था। ग्रोथ कैसे करेंगे? 10 से 20 हुआ तो यानी कि ग्रोथ कितने परसेंटेज में हुआ, एवरेज फिर कितना परसेंटेज में ग्रोथ हुआ। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। पिछले 3 साल का आप EPS का ग्रोथ रेट देखिए, जो भी आएगा उसका डबल कर दीजिएगा। उतनी P रेशियो होनी चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उससे ज़्यादा हुई तो वो हटा दीजिएगा। तो 40-50 में से कुछ और कम स्टॉक्स होंगे, उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट। हम बात करने वाले हैं ऐसे कॉमन मिसकंसेप्शंस जो इन्वेस्टर के मन में रहते हैं। अभी से करीबन 4 साल पहले मुझे इन्वेस्टमेंट करनी थी, मैं नया था स्टॉक मार्केट में। मैंने मेरे भाई से 10,000 रुपये लिए, और मैंने सोचा कि 52 वीक लो जो चल रहे हैं स्टॉक्स, यानी कि पिछले 52 वीक्स में जिन स्टॉक्स का भाव सबसे नीचे चल रहा है उन सबको खरीद लिया। फंस गया। उसके बाद ऐसा टाइम आया कि वो जो डीमेट अकाउंट था शेर खान से बनाया हुआ था वो भी नहीं देखा। स्टॉक्स खरीद लेते, सिंटेक्स टेक्नोलॉजी, ऐसे स्टॉक्स खरीद लेते, सब नीचे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 52 वीक लो, ऑल टाइम लो, ये सब आपको देखना ही नहीं है। कंपनी का फंडामेंटली जाइए, आप वैल्यू इन्वेस्टर हो। अगर 52 वीक लो है फिर हाई जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी की जो वैल्यू है उसी पे स्टॉक प्राइस आने वाली है, आप ये ध्यान रखें। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। आपने डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है आपको समझा देता हूँ। आपको मैंने 2 चार्ट्स दिए हैं, दोनों को देखिए, दोनों टेबल को देखिए। इन दोनों में से ये बताइएगा डाइवर्सिफिकेशन कौन सा है। देखिए, एक में आपको ज़्यादा कंपनीज दिखेगी, 40-20 के आसपास कंपनीज है। दूसरे में आपको दिखेगी सिर्फ 10 कंपनीज। तो इसमें से डाइवर्सिफिकेशन कौन सी है? अगर आप बोलते हो कि वो 20 कंपनीज, तो आप गलत हो। इसका रीज़न देखिए, उसमें डाइवर्सिफिकेशन मतलब हर एक सेक्टर से 1-2 स्टॉक्स अच्छे वाले होने चाहिए, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, अगर कोई मार्केट क्रैश होती है तो सबसे पहले इफेक्ट होता है बैंकिंग सेक्टर।
अगर आपका 50% जो आपने पिछला जो एक दूसरा चार्ट देखा था उसमें 40 से 50% बैंकिंग कंपनी है। अगर बैंकिंग सेक्टर हिट होता है तो आधी पोर्टफोलियो तो आपका ऐसे ही गई। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन आपको सेक्टर वाइज करना है। बैंकिंग के 2 ले लिए, ऑटोमोबाइल अलग, रियल इस्टेट ठीक है, कंज्यूमर सब अलग अलग कंपनीज़ के लीजिए, ताकि इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलेगा। ज़्यादा स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन होता है, अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग सेक्टर को डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। अलग अलग सेक्टर में स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, ना कि ज़्यादा स्टॉक हो, 50 स्टॉक हो, 100 स्टॉक हो, उसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं बोलेंगे। एक और मिसकंसेप्शन है कि लार्ज कैप हमेशा ज़्यादा रिटर्न देगी। लार्ज कैप हमेशा सेफ्टी देगी लेकिन ज़्यादा रिटर्न देगी, ये गलत मिसकंसेप्शन। 2010 में सेंसेक्स ने जब 14% रिटर्न दिया था, उसी टाइम SBI ने 27% रिटर्न दिया, सिटी यूनियन बैंक ने 90% रिटर्न दिया था। 2011 में जब सेंसेक्स ने -25% रिटर्न दिया, उसी दौरान SBI ने -40% रिटर्न दिया, लेकिन सिटी यूनियन बैंक ने -5% रिटर्न दिया। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि लार्ज कैप हमेशा ज़्यादा और स्टेडी रिटर्न देगी, ये गलत है। स्टेडी एंड सेफ रिटर्न देगी ये ठीक है, लेकिन ज़्यादा रिटर्न देगी, मिड साइज और स्मॉल साइज में बहुत पोटेंशियल है, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए इस स्टॉक में। जैसे आपने इस बैंक का एग्जांपल देखा, वैसे और भी बहुत एग्जांपल है। तो ये थी कुछ मिसकंसेप्शंस आपके लिए, और अगले टाइम जब आप वीडियो देखोगे तब नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा थोड़ी बड़ी वीडियो बताने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाने वाला हूँ। आपको जो इस वीडियो में जो अच्छा लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या अच्छा लगा हो। मैंने एक PDF रखी है जिसमें कि मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। मैं वीडियो में अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ तो उसमें पूरा मैंने डिटेल लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। लिंक्डइन में मुझे फॉलो करिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।